मेरे प्यारे योद्धाओं, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे जो हमारे देश का प्रतिष्ठितम पुरस्कार है। हमारे देश में आप जैसा कि जानते हैं कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न की और 1954 से लेकर के और अभी तक जो 48 लोगों को दिया गया है, इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। जिन जिन लोगों को मिला है उनकी, अब सबसे पहले क्या है कि ये कब शुरुआत हुई, तो यह एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ होता है, जिसमें लिखा रहता है भारत रत्न। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और आप जानते हैं कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, समाज सेवा हो, खेल हो, ये सारे में दिया जाता है। खेल में भी आपने सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। उसके बाद यह राष्ट्रीय सम्मान के लिए, राष्ट्रीय सेवा के लिए तो दिया ही जाता है, चाहे सेवा का क्षेत्र कोई भी हो, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल। इस सम्मान की स्थापना उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि अपने आप में भारत रत्न थे, 2 जनवरी 1954 को किए थे। अभी तक 48 लोगों को मिला है। अब हम एक एक करके सारे भारत रत्नों की नाम की विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें जो कुछ वो आई, विसंगतियां आई, जैसे 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था, लेकिन क्या हुआ, उनका मृत्यु तो विवादित था। लोग कहा कि वहाँ मरा, जापान में मरे, लेकिन उस समय कहा जाता है कि इस तरह की कोई दुर्घटना ही नहीं हुई। तो इस पे भी विस्तृत विवेचना करेंगे। और साथ ही अभी तक मतलब लास्ट में जो जिनको मिला, लास्ट में मतलब मुझे लगता है 2019, हाँ मुझे नहीं, रियल बात है, 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से शुरुआत करेंगे और नानाजी देशमुख तक ख़त्म करके, और उसके बीच में जितने 48 लोगों को मिला है उनकी विस्तृत विवेचना करेंगे। तो बने रहेंगे आप और जानेंगे। अब सर्वप्रथम 1954 में जो जिन लोगों को दिया गया उसमें से एक राजगोपालाचारी थे। और राजगोपालाचारी इतने बेहतरीन आदमी थे, जो दक्षिण भारतीय लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं, वो महत्वपूर्ण कड़ी थे। सब लोग कहते थे कि राष्ट्रभाषा कुछ अलग हो, लेकिन वो नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए। इनका जन्म सलेम जिले के थोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। ये राजा जी के नाम से मशहूर थे, वकील थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे और दार्शनिक भी थे। उसके साथ साथ वे भारत के द्वितीय, पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और दूसरे जो थे, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो राजगोपालाचारी ही थे। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, लेकिन बाद में उनको कांग्रेस से मनमुटाव हो गया था, फिर प्रखर विरोधी बन गए। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किए थे और दक्षिण में हिंदी भाषा के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद हम आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बेहतरीन आदमी थे, जिनके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये तिरुत्तानी स्थान नामक हुआ था, 64 किलोमीटर चेन्नई से उत्तर पूर्व में है, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। उसके बाद वे भारतीय संस्कृति के संवाहक थे, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, बीएचयू में भी थे, उनके कुलपति भी बने थे और वहाँ पढ़ाई भी किए थे, और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। आस्थावान का मतलब उनका हिंदू धर्म में विशेष लगाव था, और इन्हीं गुणों के कारण 1954 में इनको भारत सरकार का सर्वोच्च भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। और ये इनके जन्म दिवस पे हम शिक्षक दिवस के रूप में, इनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तीसरे हमारे जो थे वो थे चंद्रशेखर रमन। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत के वैज्ञानिक किसी भी मामले में कम नहीं है, और इसके लिए उनको भारत रत्न 1954 में ही दिया गया था। तीनों आदमी को दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। ये भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनका आविष्कार, ये रमन प्रभाव, जिस रमन इफेक्ट हम लोग जानते हैं, 1954 में उन्हें क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1957 में इन्हें लेनिन का शांति पुरस्कार भी दिया गया। तो ये तो 3 लोगों को मिला। आप जैसा कि ऊपर देख चुके हैं,
सबसे पहले राजगोपालाचारी, उस राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट सर की उपाधि भी उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से दी गई थी। तो ये 3 लोगों को 1954। और उसके बाद हम 1955 में आते हैं। तो 1955 में भगवान दास को मिला था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। बीएचयू में भगवान दास नाम का एक हॉस्टल भी है। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यावसायिक सहयोग किया, जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का प्रमुख कारण रहा। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो इनका मूल कारण था। उन्होंने काशी विद्यापीठ की भी स्थापना की, वो प्रमुख अध्यापक भी थे वहाँ, और हिंदी और संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। 30 से भी अधिक पुस्तक लिखे। तो भगवान दास को 1955 में भारत रत्न दिया गया। फिर हम आते हैं 1955 में, और जो दिया गया वो विश्वेश्वरैया थे। विश्वेश्वरैया मतलब कहा जाता है कि बेहतरीन अभियंता थे, और इनका जन्म मैसूर के कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुका में हुआ था। तेलुगु परिवार में था। भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। 1955 में इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्मदिन इंजीनियरिंग दिवस मतलब अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे सर एमवी के नाम से भी ये विख्यात थे। 1955 में एक और थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भी दिया हुआ। और इनका जो था ना, इन्होंने मार्शल टीटो, उसके बाद अब्दुल गमार नासिर, टीटो सबसे साथ मिलकर जब उस समय भयंकर युद्ध की आड़ में मतलब विश्व उलझा हुआ था, उस समय इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मतलब संरचना प्रस्तुत की थी, और 1955 में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कार किया गया था। वैसे 27 में 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। तो इनको 1955 में इनको भी मिला था। उसके बाद हम आते हैं 56 में किसी को नहीं दिया गया। 57 में हमारे गोविंद बल्लभ पंत, बहुत ही बेहतरीन आदमी, और इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र में खूंट नामक गांव में हुआ था। और ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तो थे कि अब वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। बूढ़े आदमी थे लेकिन कहीं कभी झुकते नहीं थे किसी मामले में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1957 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। गृह मंत्री के रूप में इनका जो योगदान है वो उत्कृष्ट है। भारत के भाषा के अनुसार राज्यों को विभक्त करना, क्योंकि 1957 में ही इनकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश की, तो उस समय हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो 1957 में इन्हें दिया गया। 1958 में ये कर्वे थे, डीके कर्वे, और डीके कर्वे को कहा जाता है कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने में, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने में। इनका जन्म जो था महाराष्ट्र के मुरुड नामक कस्बे में शेरावली जिला का रत्नागिरी में हुआ था। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, 1891 से 1914 तक पुणे में फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। उन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डीके कर्वे ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला शिक्षा के लिए इनका विशेष योगदान रहा। उसके बाद 58 के बाद सीधे 61 में विधान चंद्र रॉय, इनका जन्म जो था बांकीपुर पटना के मतलब खजांची रोड में हुआ था। ये बंगाली परिवार से थे, और वर्तमान में अघोर प्रकाशक शिशु सदन नामक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया उनका जन्म स्थान को। चिकित्सक तथा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे। 14 जनवरी 1948 से उनकी मृत्यु तक, मतलब जब तक वो मृत्यु रहे तब तक वो उस पद पर रहे। उनके जन्मदिन को 1 जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1961 में एक और थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था, अब तो प्रयागराज हो गया है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता, समाज सुधारक भी थे। 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे।
बने थे। उन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने का वाला कर्मयोगी भी इन्हें कहा गया। वे जन सामान्य में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध है और इनके नाम से राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय भी चलता है। फिर 1961 के बाद 1962 में हमारे देश के सबसे सादगी पसंद राष्ट्रपति और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो ऐसे सादगी पसंद थे कि राष्ट्रपति भवन में भी बाटी चोखा लगाते थे। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया, जिसकी परिणति 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने स्वाधीन भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किया। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण राजन बाबू या देश रत्न कह के पुकारा जाता था। ये इतने प्रखर वक्ता थे और इनके नाम से एक वाकया ये था कि गांधी जी एक बार उनसे मिलने गए और इनके नौकर ने गांधी जी को बता दिया कि नहीं नहीं अभी सर सो रहे हैं, बाद में हम जगाएंगे। जब उन्हें पता चला कि अरे एक धोती पहने हुए आए थे महात्मा जी अपने को कह रहे थे, कर तो हमको उठाए क्यों नहीं? करे सर वो तो हमको लगा कि कोई, अरे उस दिन से उन्होंने 4:30 बजे जगना शुरू किया और जब तक जीवित रहे तब तक 4:30 बजे ही जगे। तो वो कोई चीज़ का प्रण ले लेते थे। तो और सादगी पसंद की मतलब उनकी एक ही लोग बराबरी कर सकते हैं और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 1962 में, 62 के बाद 63 में हम आते हैं तो जाकिर हुसैन, बेहतरीन आदमी, और इनका जन्म जो था हैदराबाद में 8 फरवरी 1848 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के धनाढ़ पठान परिवार में था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1968 तक रहा। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की और उनके उप कुलपति भी बने। और अभी भी जामिया मिलिया अपने देश में शिक्षा का एक अहम स्थान है। उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की भी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी जुड़े रहे। 1962 में उन्हें भारत रत्न उपराष्ट्रपति बने और 63 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। 63 में एक और थे, वो थे काणे जी। संस्कृत के एक विद्वान एवं मतलब विशेष विशारद थे, मतलब अपने भारतीय संस्कृति के उपासक थे। साहित्य अकादमी ने 1956 में धर्मशास्त्र का इतिहास पर 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया था और 1963 में भारत सरकार ने आपको भारत रत्न उपाधि से अलंकृत किया था। डॉक्टर काणे अपने लंबे जीवन काल में समय समय पर उच्च न्यायालय, मुंबई में अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता, एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में, उस समय अभी मुंबई और उस समय बम्बई कहा जाता था, में संस्कृत विभाग के प्राचार्य, बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई शाखा के फेलो तथा उपाध्यक्ष और लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के भी फेलो रहे। राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक तथा सन 1953 से 1949 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। काणे के बाद जो हमारे सबसे फेवरेट, सब लोग का अपना अलग फेवरेट है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री फेवरेट प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म 1904 में मुगलसराय उत्तर प्रदेश के, उस समय वो वाराणसी होता था, अब मुगलसराय है, मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के यहाँ हुआ था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि इन्हें जहर दे दिया गया था जब ताशकंद वाली बात हुई थी। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मुझे लगता है कि इतने सादगी पसंद प्रधानमंत्री अभी तक हमारे देश को नसीब नहीं हुआ है। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल के रूप में प्रथम बार महिला संवाहकों, कंडक्टर्स की भी नियुक्ति की थी। उसी समय सोचिए कितनी इनकी विकसित सोच थी, उसी समय से महिला कंडक्टर की नियुक्ति की थी। और एक बात और, इतने ज़्यादा नैतिकवान आदमी थे ये कि जिनकी चर्चा करें तो उसी का 2-3 वीडियो बन जाए। बहुत ही बेहतरीन आदमी। और ये भी इनका भी आवाज़ धूल फाँक रहा था, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने उनके अहमियत को समझा और अब वो एक बहुत ही बेहतरीन जगहों में से एक है। 1966 के बाद हम आते हैं 1971 में। भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी, जिन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भी कहते हैं, इनका जन्म 19 नवंबर
17 को राजनीतिक परिवार मतलब नेहरू परिवार में हुआ था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ऐसे धनाढ्य परिवार में हुआ था। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार भारत गणराज्य के मतलब भारत के प्रधानमंत्री रहे और चौथी बार 1980 से 84 में उनकी राजनीतिक हत्या भारत की प्रथम प्रधानमंत्री रही। मतलब 1984 में 2 सिख लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी। तब तक जब तक हत्या हुई तब तक ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था, जो बाद में इन्होंने इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी अपना लगाया था। इंदिरा गांधी 1983 से 84 तक लेनिन शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। और ये जो अभी हम देख रहे हैं इनका बांग्लादेश का उदय वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया, जिसका क्योंकि हमेशा क्या होता था भारत पे आक्रमण होते थे, उन्होंने 2 भाग में बांट दिया। बांग्ला प्रमुख जो था उसको बांग्लादेश नाम दिया गया, जो हमारे पश्चिम बंगाल और वो पूर्वी बंगाल था, अंग्रेज के समय में पूर्वी बंगाल था, तो उनको उन्होंने एक बांग्लादेश नाम दिया और इनमें इनका बेहतरीन योगदान था। 1971 के बाद 1975 आते हैं, बीच में इमरजेंसी लगा था। तो 1975 में जो वीवी गिरी जिनको आप बहुत ही बेहतरीन आदमी कह सकते हैं, इनका जन्म जो था ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वो एक विपुल लेखक, विपुल मतलब होता है बहुत बड़े लेखक, एक अच्छे वक्ता। वह भारतीय उद्योग के औद्योगिक संबंध और श्रम संस्थाओं में ढेर सारी किताबें लिखी। उसके बाद वह सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के 1957 से 60 तक, केरल के 60 से 65 तक और मैसूर के 65 से 67 तक राज्यपाल के रूप में सेवा दी। इन्हें भी 1975 में भारत रत्न दिया गया। 1976 में कामराज तमिलनाडु के थे, अब बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधु नगर में इनका जन्म हुआ था। भारत राज्य के तमिलनाडु के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। भारत के 2 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के चुनाव में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। के कामराज नाडर जाति के से उठकर मद्रास, बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल निचले स्तर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर देश के 2 प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा था। कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत करने के कारण भी विख्यात हुए। 1976 के बाद हम आते हैं 80 पे, और 80 में अब देखिए इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन हमको भ्रांतियां पे न जा करके उनके महत्वपूर्ण भागों पे जानना है। किसी का भी हम आपको पहले भी बताए हैं कि हमेशा अच्छाई को एक्सेप्ट करिए और उसको फैलाइए। तो मदर टेरेसा, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया, जन्म का जो नाम था अग्नेसे गोंकस बोजशियू के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उसको उस्मान साम्राज्य में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी, जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ, मरते हुए लोगों की उन्होंने मदद की। साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार के भी मार्ग प्रशस्त की। 1971 में नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि से गए। इन्हें लोग मदर टेरेसा थी, इनको मदर टेरेसा मतलब माँ के नाम से भी घोषित किया। 83 में विनोबा भावे, जो कि बहुत ही बड़े संत थे, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव है गागोदा में भी इनका जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी थे। इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पुनार महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों का था जिसके पास ज़्यादा खेत हो वो लोगों को दान कर दें, ताकि जो गरीब है उनको वो खेत मिल सके। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित कर अनुशासन पर्व के कारण विवाद में भी थे। और कहा जाता है कि जब देश आज़ाद हो गया था तो ये अपने क्यारी में फूल लगा रहे थे, तो उनसे पूछा कि देश आज़ाद हो गया है, आपका क्या कहना है। तो इस तरह का नपातुला बात और इतने बड़े मतलब योगाचार, पहले तो ये मतलब हमारे यहाँ नरम दल और गरम दल हुआ करता था 1905 के दशक में।
तो उस समय ये गरम दल के थे, लेकिन बाद में जब पकड़ा गए तो फिर बाद में इन्होंने अपना योग अपना लिया और योग पे भी ढेर सारी किताबें लिखें। 1983 के बाद हम आते हैं 87 में, बीच में नहीं किसी को कुछ मिला। अब खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, इतने बड़े योद्धा होने के बाद, योद्धा का मतलब लड़ाई में निपुण होने के बाद, अब एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेते थे और अंग्रेज मार रहे हैं लाठी, लेकिन कोई है ना पकड़ के मार दें तो अंग्रेज मर जाए। लेकिन गांधी इतने बड़े गांधी जी के भक्त और विदेशी होने के बाद भी इन्हें अपने भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ये अपने आप में प्रतिष्ठित बात है। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के महान राजनेता थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी मतलब सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बताया ना कि एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेते कि कहीं हाथ न उठ जाए पठान का। एक समय उन्हें लक्ष्य संयुक्त स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था, उनका लक्ष्य जो था। इसके लिए 1920 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्खपोश मतलब लाल कुर्ती वही बताया जो नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1987 में भारत रत्न की 1988 में रामचंद्रन, ये इनका जन्म कैंडी श्रीलंका में हुआ था। मारुदुर गोपालन रामचंद्रन जो MGR के नाम से भी प्रसिद्ध थे, वे तमिल फिल्मों के अभिनेता थे और राजनीतिक थे और 1977 से लेकर के 87 में के निधन तक वे भारत के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें वर्ष 1988 में भारत रत्न दिया गया, जैसा कि डिस्प्ले बोर्ड पे अंकित हो रहा है। उसके बाद 1990 में आए और वो थे अंबेडकर। मतलब एक महार जाति से उठकर एक मतलब बेहतरीन आदमी जो नीचे से ऊपर बहुत ऊंचे तक जाना, कई विश्वविद्यालयों, कई मतलब 64 तो विषयों में मास्टरी थी इनकी। क्या बात है, विश्व प्रसिद्ध। इससे हमारे देश में इतने ज़्यादा यूनिक पर्सन है, इतने पिकुलर आदमी हैं जो हमको किसी दूसरे को मतलब आइडल बनाना ही नहीं, अपने देश में ही तमाम लोग हैं। खैर, विश्व के स्तर पर भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, संविधानविद, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, धर्मशास्त्री, वकील, विचारक, शिक्षाविद, प्रोफेसर, पत्रकार, बोधिसत्व, संपादक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, भाषाविद, जल शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी, आंदोलनकारी एवं दलित शोषित नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार भी थे। इन्हें भारतीय संविधान का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रकांड विद्वान और बहुश्रुत मतलब बहुत सारे विधाओं में पारंगत डॉक्टर अंबेडकर 64 विषयों में मास्टरी की थी, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के 2011 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा है। इस विश्वविद्यालय उन्हें विश्व इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली इंसान घोषित करके उनका गौरव दिया। अमेरिका के विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को विश्व के टॉप 100 विद्वानों में शीर्ष स्थान पर रखा। ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर आते हैं नेल्सन मंडेला। मतलब हमारे देश में गांधी जी को भले ही न पूजा जाए, लेकिन और जगह बहुत जगह 27 साल तक इन्होंने क्या क्या जेल में बिता दिया। क्या बात है, फिर भी अपने अहिंसावादी विचार से नहीं हटे। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मेजो ईस्टर्न कैप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी मफोकेनिस्वा और उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के सदियों से चल रहे रंगभेद, वहाँ यह होता था कि गोरे काले की बात होती थी, जैसे हमारे यहाँ सवर्ण और बैकवर्ड। खैर, हम लोग इस मामले में सुधर गए हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा होता था। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को सशस्त्र गुट खेतों के सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी कारण उन्हें 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए। उन्हें कोयला खनिक के रूप में काम करना पड़ा। 1990 में स्वेत सरकार ने एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया, जहां कहीं भी रंगभेद नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए और संयुक्त राष्ट्र संघ के उन्होंने जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा और इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1951 में हमारे हैंडसम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 1991 में मिला। 21 मई 1991 में ये बेचारे खत्म हो गए थे। 7वें प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय सेना द्वारा बफोस तोप की खरीदारी के लिए किए गए किकबैक
कमीशन घूस का मुद्दा उछला, जिनका मुख्य मात्र इटली का एक नागरिक ओटोवियो क्वाटोरैची थे, जो कि सोनिया गांधी का मित्र था। उनके बारे में क्या है, वो अमेठी से लोकसभा के चुनाव जीत कर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवादियों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव तक सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। और इन्हें हैंडसम गांधी भी कहा जाता है। हैंडसम गांधी मतलब सुंदर प्रधानमंत्री थे ये। खैर, अब 1991 में एक और थे जो थे हमारे देश के लौह पुरुष और भारतीय एकता के, मतलब भारत का बिस्मार्क। हम भारत का बिस्मार्क न करके हम कहेंगे कि मतलब जर्मनी के, जैसे जर्मनी में बिस्मार्क था वैसे भारत में पटेल जी थे, लौह पुरुष थे। इनका जन्म नाडियाद गुजरात में एक लेवा पाटीदार कृषक परिवार में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री बने और उप प्रधानमंत्री भी बने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कर उन्हें पटेल को सत्याग्रह सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के कारण पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक शिलान्यास का इनका नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी रखा और ये गुजरात में है। 1991 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था। फिर 1991 में मोरारजी देसाई थे, जो कि जिन्हें कहा जाता है कि बहुत ही बेहतरीन आदमी थे और आर्थिक क्रांति के नायक थे। मोरारजी देसाई 29 फरवरी 1896 में गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और छठे प्रधानमंत्री, मतलब 1977 से 1979 तक थे। वे प्रथम प्रधानमंत्री जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे, जनता पार्टी से थे। वही एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के भी सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया। 81 वर्ष की उम्र में सब प्रधानमंत्री बने, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र में वो प्रधानमंत्री बने। जब लोग सोच रहे हैं कि अब मैं मर जाऊं तब वो प्रधानमंत्री बने थे। खैर, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। 1991 में 92 में अब्दुल कलाम, इनका थोड़ा विवादित है। खैर, अब्दुल कलाम जो थे आज़ाद, वो भारत के मुस्लिम विद्वान थे और वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे, उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे और खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 1923 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। 1952 में टाटा जी, जो कहा जाता कि उनकी जितनी आमदनी है लगभग 213 बिलियन डॉलर है, मतलब टोटल उनका जो ग्रॉस टोटल है इनकम, और पाकिस्तान का वही 243 है। मतलब एक पाकिस्तान को चलाने के लिए इनके पास उतना पैसा है जितना उनका जीडीपी है इतना इनका भी जीडीपी है, मतलब इसकी कंपनी की जीडीपी है। ये अपने आप में महान विभूति थे और भारत के वायुयान उद्योग और अन्य उद्योगों में अग्रणी थे। वे दशकों तक टाटा ग्रुप के निदेशक रहे और इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों में भारत में विकास किया। 1962 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। भारत के महान इंजीनियरिंग अब कंपनी खोलने के सपने के साथ उन्होंने 1945 में टेल्को की शुरुआत की थी, जो मूलतः इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव के लिए थी। विमानन के लिए उनको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। 1971 में टोनो जेनस पुरस्कार, सन 1995 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड एयर पदक, सन 1986 में कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार और 1988 में डेनियल गुगनेडियम अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1992 में एक और थे, वो सत्यजीत राय, जो भारतीय फिल्म के महान विभूति थे। ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्मी निर्देशकों में गिना जाता है। इनका जन्म कला और साहित्य की जगत में जाने माने कलकत्ता हुआ करता था कि एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पेशेवर चित्रकार की तरह की थी। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जॉन रनवार से मिलने पर और लंदन में इतालवी फिल्म लाद्री द बिस्लिक्लेत बाइसिकल चोर देखने के बाद फिल्म निर्देशन की ओर रुझान हुआ। राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें
फीचर फिल्में, वृत्त चित्र और लघु फिल्में भी शामिल हैं। सत्यजीत राय को कला और क्षेत्र में भारत सम्मान सरकार द्वारा 1965 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 92 के बाद हम बीच में गैप हो जाता है और 97 आते हैं, जो गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो। और कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। नंदा जी एक लेखक की भूमिका अदा करते हुए नई पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम जो हैं वो है सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकेंड, 5 ईयर प्लान, फिर है गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट एंड द अहमदाबाद टेक्सटाइल, इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल, फॉर अ मोरल रिवॉल्यूशन, सम इन बेसिक कंडीशन, इनके पुस्तक में। और ये मतलब अच्छे लेखक थे। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा के बाद अरुणा आसफ अली। इनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ था। 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान पे हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म का नाम था अरुणा गांगुली। बाद में आसफ अली से शादी करके ये अरुणा आसफ अली हो गई। 1962 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान के कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा इन्हें याद किया जाता है। 1997 के बाद जो हमारे देश के योद्धा, वीर और सादगी पसंद, मतलब मरने के बाद 3000 पुस्तक, 4 कपड़े, यही 6 कपड़े, 6 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी जूता, यही इनका एकमात्र संपत्ति था। सारी संपत्ति इन्होंने दान दे दिया। भारतीय बेहतरीन आदमी और आदर्श के प्रतिष्ठम, मतलब हमारे देश में बहुत लोगों के आदर्श। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में, रामेश्वरम तमिल जो था जिला तमिलनाडु में हुआ था, में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। मिसाइल मैन जनता के राष्ट्रपति के नाम से भारतीय गणराज्य के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जानेमन वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक, विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो अपना है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है संभाला, और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास और कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना था। अग्नि 2 जो इनका है, बेहतरीन किताब है, आप लोग जरूर पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। 97 के बाद हम 98 में आते हैं और वो है सुब्बुलक्ष्मी। श्री सुब्बुलक्ष्मी का जन्म तमिलनाडु के मदुरै शहर में हुआ था। कर्नाटक संगीत के मशहूर संगीतकार थी। आप शास्त्रीय संगीत की दुनिया में MS अक्षरों में जानी जाती हैं। क्षमा करें। आप पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, तथा आप पहली स्त्री हैं जिन्हों को कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त हुआ है। 1998 में आपको भारत का सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुब्बुलक्ष्मी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया था। अब 1998 के बाद 1998 में एक और सुब्रमण्यम जी को मिला था। ये भारतीय राजनेता थे और राज्य और केंद्र स्तर के मंत्री और गवर्नर रहे। लोकसभा में उनका चुनाव पहली बार 1962 में हुआ था। उन्हें तब इस्पात और खनन मंत्रालय का बागडोर सौंपा गया था तत्कालीन राष्ट्रपति। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रालय में वे कृषि मंत्री बने। भारत के हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो भारत मतलब अन्न से जूझ रहे थे, उसके बाद वो अन्न से भारत अन्न में अपना मतलब सफलतम हो गए। अन्न की कभी कमी नहीं पड़ी। बाद में वे रक्षा और वाणिज्य मंत्री भी बने थे। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीनों के साथ मंत्री पद के रूप में काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे ये। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले उन्होंने तमिलनाडु में राज्य मंत्री पद पे भी काम किया था। 1990 से 1993 के बीच महाराष्ट्र के गवर्नर भी उन्होंने रहे थे। 98 के बाद 98 में एक और लोगों को मिले, वो थे जयप्रकाश नारायण। बहुत ही सादगी पसंद आते। और हमारे यहाँ जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे थे तो सर ने हमको बताया था, पाठक सर थे, कि एक बार वो हाफ बनियान पहने थे और जैसे ही हाथ उठा के भाषण दे रहे थे तो नज़दीक से सर ने देखा था तो उनकी बनियान फटी हुई थी। पता है, ऐसे राजनेता जो बनियान फटी हुई नेता है, और तभी तो इनको मैगसेसे पुरस्कार भी मिला था। खैर,
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने और संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाने में इनकी अहम भूमिका थी। संपूर्ण क्रांति के जनक थे ये। वे समाज सेवक और लोकनायक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके अतिरिक्त इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। पटना के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा रखा गया है। 1998 के बाद 99 में आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनका शांति निकेतन में, कोलकाता में इनका जन्म जो था शांति निकेतन में, शांति निकेतन विश्वविद्यालय है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री और 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं अभी में, और वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं। सेन ने MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में भी अतिथि अध्यापक के रूप में काम किया है, और ये अपने आप में ये हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय में भी महत्वपूर्ण पद पे आसीन है। 1999 में बारदोई जी को मिला था, गोपीनाथ बारदोई। ये इनका जन्म जो था बारदोलाई में हुआ था, गोपीनाथ जी का। ये स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नज़दीक कार्य किया था। इनके योगदान का असम, चीन और पूर्व पाकिस्तान से बचकर भारत का हिस्सा बन पाया, और क्योंकि नहीं तो लोग अपना ले रहे थे कि नहीं असम जो है वो बंगाल का बनेगा, तो कोई कह रहे थे कि नहीं चीन का बनेगा। इसमें तो इनकी बहुत बड़ी योगदान है। वे 19 सितंबर 1938 से 17 नवंबर 1939 तक असम के मुख्यमंत्री भी रहे। 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1999 में रविशंकर जी को भी दिया गया था। एक सितार वादक और संगीतज्ञ हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर कई संगीत उत्सवों में भाग लिया। उनके युवा वर्ष यूरोप और भारत में अपने भारतीय भाई उदय शंकर के नृत्य समूह के साथ दौरा करते हुए बीते थे। रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की। पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय और पश्चात संगीत के संलयन में भी बड़ी भूमिका निभाई। 1949 से 1956 तक उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर संगीत निर्देशक का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी अनुष्का शंकर जो है वो भी बहुत बड़े सितार वादक हैं। जो दूसरी बेटी नोराह जोन्स है वो भी शीर्षस्थ गायकों में उनका शुमार किया जाता है। 1999 के बाद हम आते हैं 2001 में, और भारत की स्वर कोकिला मतलब कितना जो कह दीजिए, स्वर की देवी कह दीजिए, माँ सरस्वती का उनके जिह्वा पे निवास कह दीजिए कम है, लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। लता का जन्म मराठा परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर नामक हुआ था। ये लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है जिन्हें 6 दशक मतलब 60 साल तक इन्होंने कार्यकाल किया। लता जी लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। 30 से ज़्यादा, कितनी बड़ी बात है। लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायक के रूप में की जाती है। उनकी बहन आशा भोसले और लता जी का फिल्मी गायन में बहुत बड़ा योगदान है। लता मंगेशकर अभी भी कर रहे हैं, अब तो बेचारी स्वर्गीय हो गई। लता की जादुई आवाज़ के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में के साथ साथ पूरी दुनिया में उनके लोग दीवाने हैं। और टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन के अपरिहार्य और एक छत्र सम्मानगी स्वीकार किया। इनको 2001 में दिया गया। 2001 में हमारे बनारस के शेर, बिहार के शेर जो कह लीजिए कम है। बक्सर में हुआ था इनका, वैसे डुमरांव के ठठेरी बाजार में हुआ था, और बनारस को ही अपने अपना कार्यस्थल मान लिया ये बिस्मिल्लाह खां जी। और इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे ये बिस्मिल्लाह खां सिया मुसलमान थे, और फिर वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। वे हिंदू देवी देवता में भी कोई फर्क नहीं समझते थे, जैसे कि अभी खान सर करते हैं। वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते थे। इनके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज करते थे। और इन्हें 2001 में, बेचारे अब स्वर्गीय हो गए, 2006 में ही इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया। उसके बाद भी 2008 तक किसी को नहीं दिया गया। फिर 2009 में भीमसेन जोशी जी को दिया गया। ये शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के प्रमुख गायकों में से एक हैं। उन्होंने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान के भी संगीत की शिक्षा ली। लेकिन अब्दुल करीम खान के शिष्य पंडित रामभाऊ कुड़ालकर से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली थी। उन्होंने सवाई गंधर्व से भी कई वर्षों तक ख्याल गायकी की बारीकियां भी सीखी। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन में भी महारत हासिल है। क्षमा करें। इन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1985 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के गडक जिले में 4 फरवरी 1922 में जन्म में पंडित भीमसेन जोशी जी को इससे पहले पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री सहित कई अलंकरण से सम्मानित किया गया। 2009 में इन्हें
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में राव चंद्रशेखर राव को दिया गया था। ये चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिन्हें CNR राव के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय रसायनज्ञ हैं जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप में काम किया। वर्तमान में ये भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, परिषद के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर राव को दुनिया भर में 60 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त है। उन्होंने लगभग 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तक लिखे हैं। राव वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के मानद अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने स्वयं 1989 में की थी। उन्हें जनवरी 2005 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां वे 1985 से 89 तक दौरान कार्य कर चुके हैं। 2014 के बाद 2014 में एक भारत के बहुत ही बड़े बल्लेबाज, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, 100 से ज़्यादा शतक, 30,000 से ज़्यादा रन, क्या बात है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी हैं। अब तो खैर दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अब तो बहुत लोगों को मिला, लेकिन सन 2008 में पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए गए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा 18,000 से अधिक रन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा शतक 49 शतक, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 30,000 से ज़्यादा रन का कीर्तिमान, मतलब और भी कई सारे योगदान है। 200 विकेट भी लिए थे ये। तो ये बहुत ही बड़े क्रिकेटर थे और क्रिकेट का भगवान इन्हें कहा जाता था। इनको 2014 में भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। 2015 में जो 2 विभूति को दिया गया वो अपने आप में महान है। एक है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात नहीं, जन्मदाता, जिनकी मन की संकल्पना ने एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय का रूप लिया, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत गरीबों का देश नहीं है, भारत दानवीरों का देश है, और दान से इन्होंने विश्व का बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया, जो अपने आप में महानतम है। तो और उसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सबको लेके चलने में महारत हासिल थे। 2015 में जो 2 लोगों को दिया है, उसमें मैं पहले महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी संस्था से हमने पढ़ाई की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना और सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधारक, मातृभाषा, भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जीवन जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उस परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करने, देश सेवा के लिए तैयार करने की थी, जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति और आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इसीलिए कहा जाता है, उनका जो कुल गीत है, मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। खैर मुझे तो याद है, इसमें चर्चा न करते हुए, यह इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी थे, और मृदुभाषी का भी परिणाम था कि दान करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया। 2015 में और जिनको मिला वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 16 मई कई बार वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, हम इस पे चर्चा न करते हुए, हिंदी के कवि, पत्रकार और प्रमुख वक्ता, वो कहते थे कभी झुको नहीं, और मैं रहूं या न रहूं, मतलब पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन देश हमारा बढ़ना चाहिए, देश आगे होना चाहिए, इस तरह के थे। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने अपने जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया, और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने पर उसके संकल्प को पूरा किया। उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो ये है कि, और अंतिम रूप से 2019 में मैं उसका नहीं बना पाया, 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को दिया गया। भूपेन हजारिका असम के एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीतकार, गीतकार, कवि, गायक, फिल्म निर्माता थे। इन्हें पद्मश्री 1977 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में, पद्म भूषण 2001 से सम्मानित किया गया। उन्हें 2019 में
भारत रत्न दिया गया। उसके बाद नानाजी देशमुख जो भारत के प्रमुख समाज कार्यकर्ता थे, इन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। नानाजी देशमुख के साथ 2019 में प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया। वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, 2012 से 17 तक कार्य किए थे और कहा जाता है कि बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। उसके साथ साथ जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे कि थोड़ा बहुत जो नोट करने लोग बातें हैं। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत किया गया था, सम्मानित किया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु जो थी विवादित होने के कारण, क्योंकि उस समय कहा गया था कि इस तरह की कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी, पुरस्कार को क्या क्या प्रश्न उठाया गया, इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया गया। ऐसा यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिनमें पुरस्कार वापस ले लिया गया हो। उसके बाद दूसरा नोटेबल बात यह है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने जोर देकर मना कर दिया। कारण ये था कि चयन समिति में वो भी थे, तो चयन समिति में होने के कारण लोगों ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं कि अपने नाम से अपने से ही अपना नाम चुन लिया। तो बाद में उनको ये लगा कि नहीं ये गलत है, तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था। बाद में 1992 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो ये इसके साथ ही ये आपके भारत रत्न से संबंधित सारी जिज्ञासाएं समाप्त हुई। इसको अच्छे से आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हुए खूब मन से पढ़ेंगे और भारत रत्न से संबंधित कोई भी प्रश्न को आराम से हल करेंगे। तो डू योर बेस्ट और खूब मन से पढ़िए, लगे रहिए मेरे प्यारे योद्धाओं। मिलते हैं अगले वीडियो में।